हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। हाँ, जैसे कि बेटा हमने लास्ट क्लास में हमने अपने नोमेनक्लेचर टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसी से आगे एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम है क्या? आइसोमेरिज्म। तो बेटा आज हम आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि आइसोमेरिज्म होता क्या है, क्यों हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था कि नोमेनक्लेचर को हम क्यों पढ़ते हैं, उसका रोल क्या है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाए तो उसका हम नाम कैसे निकालते हैं, तो वो सारी चीजें हमने नोमेनक्लेचर में सीखी थी अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी। वैसे आइसोमेरिज्म में सीखेंगे कि अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाए तो उसके अंदर कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, मतलब वो कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। दूसरी बात, हाँ, उसके बाद हम सीखेंगे कि 3D रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है आइसोमर्स के अंदर, कि अगर कोई हमारा मॉलिक्यूल अबव द प्लेन आ जाए या फिर बिलो द प्लेन आ जाए तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अंदर डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग, डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में उसकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज होगा, कायरल सेंटर कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ेंगे? हाँ, आइसोमेरिज्म के अंदर पढ़ेंगे। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलो हेडिंग डालो बेटा, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का देखो, सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि आइसोमेरिज्म होता है क्या है। यस, आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी हमेशा क्या रहे बेटा? हाँ, डिफरेंट होनी चाहिए। अगर ये चीजें देखने को आपको मिलती हैं तो वो आइसोमर्स दिखाएगा, और जब वो आइसोमर्स दिखाएगा वही फिनोमिना क्या कहलाएगा आपका? आइसोमेरिज्म। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बेटा आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो आइसोमेरिज्म की सबसे पहले हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? डेफिनेशन लिखते हैं बेटा, which compounds having same molecular formula but different yes, but क्या डिफरेंट होना चाहिए? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, तो ऐसे कंपाउंड बेटा, which compound having same molecular formula but different physical and chemical properties, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? that is known as क्या बेटा? आइसोमेरिज्म। ठीक, या फिर आप दूसरे तरीके से ये बोल सकते हो, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की जगह आप स्ट्रक्चरल वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि जिसके अंदर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो पर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। करेक्ट है? अब आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो आइसोमेरिज्म हमारा बेटा दो तरीके से देखने को मिलेगा। जब पहले इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं आइसोमेरिज्म को। जैसे मैंने बात की C2H6O, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C2H6O। इसके अंदर कितनी कार्बन है? 2, हाइड्रोजन कितने? 6, ऑक्सीजन 8। तो देखो बेटा, ये दो तरीके से अपने आप को डिफाइन कर सकता है। देखो CH3 CH2OH और CH3O CH3। ठीक, तो इसकी बात करें, ये आपका बेटा एल्कोहल हो गया, इसकी बात करिए आपका ईथर हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो एल्कोहल और ईथर दोनों अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम। हाँ, तो ऐसा फिनोमिना क्या कहलाता है बेटा? ये आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, इसकी भी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी बेटा? डिफरेंट होगी। गॉट इट? चलो अब हम बात करते हैं कि आइसोमेरिज्म हम कितने तरीके से देखेंगे। तो आइसोमेरिज्म हमारा कितने टाइप्स का हो सकता है? तो आइसोमेरिज्म आपका बेटा दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है?
कुछ इस तरीके से आप देखोगे ये, ठीक। आइसोमेरिज्म आपका दो तरीके से होता है। नंबर एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, ठीक। तो दोनों तरीके से पहचान सकते हो आप। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, कॉन्फिगरेशनल और क्या बोल सकते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक। ठीक है बेटा। अब हमारे जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो होते हैं आपके वो कुछ इस तरीके से आपको काफी टाइप्स के देखने को मिलेंगे। ये 6 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 6। देखो नंबर 1 की बात करें, चेन आइसोमर्स, ठीक। उसके बाद होता है आपका पोजिशनल आइसोमर्स, चेन, पोजिशनल। तीसरे नंबर पे हम क्या बोल सकते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक। फंक्शनल के बाद आता है रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर्स। नेक्स्ट, रिंग चेन के बाद क्या आ सकता है बेटा? आपका मेटामर्स, मेटामर्स। उसके बाद लास्ट आता है आपका बेटा टोटोमेरिज्म, ठीक। ये बेटा आपको कुछ 3 तरीके से दिखाई देंगे। नंबर 1 अगर मैं बात करूं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक। उसके बाद आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे, लास्ट होता है बेटा आपका कन्फर्मेशनल, जिसमें आपने नाम सुना होगा बेटा। जैसे मैं बात करूं स्टैगर्ड, एक्लिप्स, हाउस, न्यूमैन प्रोजेक्शन, वो सब कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में आती है। ऑप्टिकल आइसोमर्स में आप कायरल सेंटर के बारे में पढ़ोगे कि कायरल मॉलिक्यूल के अंदर अगर कोई चीज आती है तो उसके अंदर कायरल सेंटर कितने होंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो उसमें सिमेट्री होगी या नहीं होगी। ज्योमेट्रिकल के अंदर आप पढ़ोगे 6 ट्रांस, EZ या फिर सिंगुलरिटी के बारे में डिस्कस करोगे। टोटोमेरिज्म अलग फॉर्म होती है, मेटामर्स, ये सब एक आइसोमर है। किसके पार्ट है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। गॉट इट? तो फटाफट इसको बेटा वीडियो को पॉज करो और इसको कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। हो गया? वेरी गुड। तो देखो बेटा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझाऊंगा इसके बारे में, फिर हम इसके बाद बात करेंगे, ठीक। चलो देखते हैं बेटा, इसको रफ करते हैं। पहले हम सीखेंगे बेटा थोड़ा सा बेसिक सीखना है कि अगर मेरे पास आइसोमर्स आ जाए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आ जाए और उसमें आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं तो उसके लिए आपको पहले डबल बॉन्ड निकालने आने चाहिए। क्या निकालने चाहिए बेटा? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड निकालने के लिए और उसमें आपको एसिडिक, बेसिक, परसेंटेजेस, कलेक्टर वगैरह, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह ये सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। तो उसको सीखेंगे पहले। तो उससे पहले आप बेसिक पढ़ोगे थोड़ा सा। तो हेडिंग डालो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या फिर आप बोल सकते हो डिग्री ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक।
तो इसको हम जो डिनोट करते हैं dv या फिर du, गॉट इट। अब dv या फिर du की बात करते हैं तो dv और du क्या होते हैं, तो आप कैसे निकालोगे, 2c फॉर कार्बन प्लस 2 माइनस h माइनस x प्लस n बाई 2। तो आप कुछ इस तरीके से उसका क्या निकालेंगे बेटा, आइसोमर्स के बारे में सीखेंगे कैसा होता है। ठीक, अब इसमें देखते हैं कैसे हम निकालते हैं बेटा, 2c प्लस 2 माइनस h माइनस x प्लस n बाई 2। अब इसमें देखो बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एग्जांपल इसमें देखेंगे C4H10O। अब इसमें पूछ रहा है कि बताइए डिग्री ऑफ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मींस डबल बॉन्ड कितने होंगे, तो कैसे निकालेंगे बेटा, तो देखो इसमें dv बराबर कितने कार्बन है, 2, सो 4, तो 2 into 4 प्लस 2 और इसके बाद माइनस हाइड्रोजन कितने 10 और x भी 0 और नाइट्रोजन भी 0 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, ऑक्सीजन को, सल्फर को या फिर कोई और अदर हाइड्रोएटम हो, सबके लिए वैल्यू 0 लेते हैं एक्सेप्ट टू हेलोजन और नाइट्रोजन को छोड़ के। ठीक, अगर उस मॉलिक्यूल के अंदर हेलोजन और नाइट्रोजन है तो आप उसके अंदर इंक्लूड करोगे, अगर नहीं है तो सभी के लिए वैल्यू 0 पुट करोगे, गॉट इट। तो देखते हैं बेटा, तो इसमें डी कितना आएगा, 8 प्लस 2 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 0, कितना आएगा बेटा 0। तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड कितने 0, गॉट इट। दूसरा एग्जांपल, अगर इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है C4H8O, इसमें निकालना है तो dv बराबर कितना होगा, 2 into 4 और ऑक्सीजन का 0 माइनस 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आएगा बेटा इसमें देखो, 8 माइनस 8 गया तो 2/2 और 2/2 का मतलब इससे कट हो गया तो कितना बचेगा आपको 1। तो इसमें du कितना बेटा 1। तीसरी कंडीशन, अगर मेरे पास इस तरीके से रहेगा C4 C7 H10 N2 Cl2, इस तरीके से मॉलिक्यूल दे रखा है तो आप इसमें कैसे निकालोगे। ठीक, अब इसमें देखो नाइट्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, हाइड्रोजन भी है, सारे एटम्स है, तो लगाओ उसमें dv बराबर कितना आएगा बेटा, dv बराबर आएगा 2 into 7 प्लस, अब यहाँ पे 2 माइनस के 10 प्लस के 2 माइनस के 2 डिवाइडेड बाय 2। देखो 2 से 2 कट गया, 2 नाइट्रोजन के, ये 2 हेलोजन के, 2 से 2 कट गया, ये कितना हो गया 14 और 2 कितना हो गया 16 और 16 डिवाइडेड माइनस 10 बाय 2 तो 6/2 मतलब 3। इसके अंदर dv कितने बेटा, बोलो, इसके अंदर 3 1 0। तो आप इस तरीके से बेटा किसी का भी du निकाल सकते हो। उसके बाद आपको दूसरा मेथड ही बताता हूं बेटा, मेथड नंबर 2। अगर आपको इसी के अंदर du निकालना है, इस मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक, जैसे इसका C4H10O के बारे में निकालना है, तो एक तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल चुके हैं, दूसरा मेथड और बताता हूं आपको। आप बेटा इसको एल्केन बनाइए, क्या बनाना है आपको, एल्केन। तो कैसे बनाओगे, तो अगर आपके पास उसमें नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन बराबर आप क्या पुट करोगे उसमें, नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, तो कार्बन और हाइड्रोजन के पास भी कितने होंगे 7, करेक्ट है। अगर आपके पास ऑक्सीजन आ जाए तो CH2 6 और 2 8 हो गए। अगर ऐसी आपका हेलोजन फैमिली आ जाए तो CH3, सही है। जैसे फ्लोरीन के पास 9 तो 6 into 3 9, करेक्ट है। अब इसको बेटा यहाँ पे पुट कर दो। अब यहाँ पे देखो CH2 जैसी रखोगे तो कितना हो जाएगा ये C4H10 CH2। अब इसको जोड़ दो, कितना हो गया C5H12, सही है। अब इसको एल्केन से कंसीडर करना है, किससे करना बेटा, एल्केन से। अगर ये एल्केन बन गया तो सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, और सैचुरेटेड कंपाउंड जैसी बनेगा तो डबल बॉन्ड आपके 0 आ जाएंगे, समझ गए। तो
तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का? एल्केन वो होता है बेटा CnH2n+2, तो Cn की वैल्यू कितनी 5, C5H2 × 10 × 5+2, तो कितना आएगा बेटा देखो C5H12। इसका मतलब इस फॉर्मूले से ये चीजें सेटिस्फाई हो गई। और आपको पता ही है एल्केन, और एल्केन में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, इसका मतलब इसमें du कितना हो गया आपका 0। सही है। अब बात ये आती है अगर सर ये एल्केन नहीं बनता तब क्या करते? तो इसको पहले आप हाइड्रोकार्बन बनाते, हाइड्रोकार्बन बनाने के बाद इसको एल्केन से कंपेयर करते, ठीक। एल्केन से कंपेयर करते, सपोज करो जैसे इसके पास हाइड्रोजन 12 आ गए और या फॉर्मूले से निकल के 14 आ गए, तो आप क्या करते? 12 - 14 डिवाइड 14 - 12 डिवाइड बाय 2 मतलब 1, एक डबल बॉन्ड। मींस कहने का मतलब ये है कि उस मॉलिक्यूल को आप फाइनली किसमें कन्वर्ट करोगे? एल्केन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करोगे? एल्केन के अंदर। और एल्केन से फिर इसको कंपेयर करना है। अगर एल्केन का फॉर्मूला उसके बराबर आ रहा है तो डबल बॉन्ड 0 हो गए। अगर बराबर नहीं आ रहा, सपोज करो यहाँ पे 10 हाइड्रोजन हो जाते और इस फॉर्मूले से 12 निकल के आते, तो एल्केन के 12 में से 10 को माइनस करके डिवाइडेड बाय 2 करते हो तो कितना निकल के आता? 1। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। देखो जैसे दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, C4, उसको कंफर्मेशन C4H8O। देखो इसमें डबल बॉन्ड कितना है बेटा? 1। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें C4H8CH2 पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? ये C5H10, ठीक। अब इसको एल्केन बनाओ तो क्या आएगा बेटा? एल्केन C5H12। तो यहाँ पे देखो 12 आ रहे, यहाँ पे 10, तो आप क्या करोगे? 12 - 10 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा बेटा? 2/2 मींस 1। तो आपका कितना होगा? 1। तो आप ऐसे निकाल लो या फिर ऐसे निकाल लो, जो सा भी मेथड आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एक अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो उसके अंदर डबल बॉन्ड कितने होंगे, सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे। तो आप डबल बॉन्ड तो निकालने सीख गए। अगर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड के फॉर्म में, तो आप उसमें डी डायरेक्ट बता सकते हो कि कितने होंगे। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिवन हो, स्ट्रक्चर बना हुआ, उसमें पूछे कि डी कितना होगा, तो फिर आप कैसे बताओगे, ठीक। तो उसके लिए सीखते हैं बेटा, कॉपी कर लो, फिर करता हूं इसको, ठीक। चलो अब हेडिंग डालना हाइब्रिडाइजेशन, पहले हम सीख लेते हैं उसके बारे में। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। देखो बेटा, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 होगी, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 होगी, और 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp होगी। लेकिन बेटा 1 से अगर कम आ रहा है, मतलब 2 से सिग्मा बॉन्ड कम है, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक। तो आपको बस याद रखना है। देखो जैसे मैं बात करूं, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास 2 सिग्मा बॉन्ड है तो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp होगी, और उसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी, और बॉन्ड एंगल थीटा 180 होगा, करेक्ट है। अगर उसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड आ जाए तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, ट्राइगोनल प्लेनर उसकी ज्योमेट्री होगी, और थीटा बराबर 120 होगा। गॉट इट। अगर तीसरे नंबर पे आ जाए sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, और थीटा बराबर 109 28, ये इस तरीके से आपका बॉन्ड एंगल होगा। अब बात करते हैं कि सिग्मा बॉन्ड हम देखते कैसे हैं। जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सब सिग्मा बॉन्ड होते हैं, लेकिन अगर पाई बॉन्ड आ जाए तो उसमें तो याद रखना बेटा, एक पाई बॉन्ड या एक डबल बॉन्ड एक सिग्मा और एक पाई होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, एक ट्रिपल बॉन्ड, उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होते हैं।
और जो सिग्मा होता है वो तो आपका सिग्मा तो सिग्मा होता है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक, इस तरीके से आप देख सकते हो। अब हम बात करेंगे, अगर आपको मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से आ जाए तो आप कैसे करोगे। तो पहले मैं आपको एग्जांपल लेके बता देता हूं। जैसे आपका एग्जांपल है बेटा CO2, कार्बन की वैलेंसी हमेशा टेट्रावैलेंट होती है, तो वो हमेशा अपने 4 बॉन्ड पूरे करेगा। कितने बॉन्ड पूरे करेगा? हाँ, 4 बॉन्ड पूरे करेगा, और 4 ही वैलेंसी बनाएगा, चाहे वो डबल बॉन्ड के साथ बनाए, चाहे वो सिंगल बॉन्ड से बनाए, कैसी या ट्रिपल से बनाए, लेकिन अपने 4 ही बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि मोस्टली रिएक्शन जो होती है अपनी केमिस्ट्री के अंदर वो कार्बन के साथ होती है। ठीक, तो जैसे CO2 है, अब कार्बन का देखो CO, ये स्ट्रक्चर आ गया। अब इसमें पूछेगा बताइए पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे। तो देखो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, 1 2, और सिग्मा भी कितने 2, तो इसके अंदर बेटा देखो 2 सिग्मा और 2 पाई, गॉट इट। इसमें 2 सिग्मा 2, अब 2 सिग्मा की हाइब्रिडेशन बताइए क्या होती है बेटा? हाँ, sp हो गई, ज्योमेट्री क्या हो गई? लीनियर। अरे सही है, इस तरीके से आप बता सकते हो। जैसे दूसरा एग्जांपल लिया मैंने बेटा फॉर्मल्डिहाइड, ये HCOH, ये स्ट्रक्चर हो गया, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 1 डबल बॉन्ड, 3 सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड। ठीक, तो 3 सिग्मा के लिए हाइब्रिडेशन क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब ज्योमेट्री, हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp2। सही है बेटा। ऐसी इसी तरीके से आपका आ सकता है CH4, जिसके अंदर कोई डबल बॉन्ड ना हो, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी दिखाए सिंगल बॉन्ड के साथ, ये लो। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड? 1 2 3 4 सिग्मा sp3, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, गॉट इट। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक बेटा कोई भी आपको इशू नहीं आया होगा, है ना। हाँ, बस कनेक्टिविटी के साथ जुड़े रहिए बेटा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमको आराम से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर शेयर कीजिए और हमें बताइए, ठीक है बेटा, हम हर प्रॉब्लम को आपकी सोल्व करेंगे। लेकिन बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती रहे तो थोड़ा सपोर्ट जरूर करते रहिए बेटा, लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। उसके बाद हम सीखेंगे, अगर मेरे पास एक एग्जांपल इस तरीके से पेपर में आपसे पूछा गया था कि ये इस तरीके से था, C डबल बॉन्ड C, CN का होल ट्वाइस और CN का होल ट्वाइस। बच्चों ने पूछा गया था पेपर में, नीट और जेईई में कभी-कभी देखने को आपको जरूर मिला होगा कि इसमें पूछा था कि नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होंगे। तो सबसे पहले बेटा आपको स्ट्रक्चर बनाना चाहिए और कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है आपको, ठीक। तो जैसे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से आपका इसका स्ट्रक्चर बनेगा, C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N। सही है बेटा, कुछ इस तरीके से आपको मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। तो अब इसे बताइए, देखो 2 पाई तो यहाँ पे हो गए और 1 सिग्मा, ठीक। यहाँ पे भी आपको 2 पाई हो गए, 1 सिग्मा, यहाँ पर 1 पाई 1 सिग्मा, यहाँ पर 2 पाई 1 सिग्मा, यहाँ पे भी 2 पाई 1 सिग्मा, ठीक। और बाकी जितने भी सिंगल बॉन्ड बचे वो तो सब सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा 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 सिग्मा। तो बताइए बेटा टोटल कितने सिग्मा हुए? हाँ, 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गॉट इट। तो 9 इसमें सिग्मा हुए, और पाई बॉन्ड कितने बेटा? देखो 2 2 to 4 4 to 6 8 और 9 ही आपके इसमें पाई बॉन्ड होंगे। तो आपसे इस तरीके से पूछ सकता है। तो डायरेक्ट आपको अगर स्ट्रक्चर दे रखा है तो आपको इस तरीके से ढूंढना है, अगर स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है तो फिर आपको फॉर्मूले से निकालना है, ठीक। तो पहले आप क्या सीखे थे? नेमिंग करना सीखे थे। अब आपको नेम दे देगा, उसके अंदर डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड आपको आने चाहिए, ठीक। फिर उसमें स्ट्रक्चर आइसोमर्स पूछेगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, आइसोमर्स बना के दिखाइए कितना आइसोमर्स बन सकते हैं, ठीक। तो एक बात याद रखना बेटा, अभी मैंने बात की थी ऐसे मेरे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। बाकी इनकी वैलेंसी पूरी कर लो, CH3 CH3 H2 H2 और इसमें H और H,
ठीक। तो देखो बेटा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड मींस sp3, इसकी निकालोगे तो sp2 और इसकी निकालोगे तो sp3। एक बात याद रखना बेटा, जब भी आपका डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन के साथ तो उस मॉलिक्यूल की हमेशा उस मॉलिक्यूल की हमेशा हाइब्रिडाइजेशन sp2 एक्सेप्ट एलीन्स, एलीन्स को छोड़। जब भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा, सिर्फ डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूं, तो उस कार्बन की हमेशा हाइब्रिडाइजेशन sp2 मिलेगी, ट्रिपल बॉन्ड की sp मिलेगी और सिंगल बॉन्ड की sp। तो डबल बॉन्ड के अंदर एक एलीन्स का केस बनता है, तो एलीन्स में याद रखना वहां पे डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन वहां पे आपकी sp भी आती है और sp2 भी आती है, ठीक। बाकी आपको 99% केस में डबल बॉन्ड की हमेशा sp2 मिलेगी, चाहे वो ये कार्बन हो या ये कार्बन, ठीक। उसके बाद जिसका, अब इसमें देखेंगे परसेंटेज s कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, जिसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा उसमें परसेंटेज s कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। तो निकालते कैसे, देखो सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा, कैसे निकालते बेटा, इस तरीके से। अब इसमें देखो सिग्मा कितने हैं, सॉरी सिग्मा बाय उल्टा s प्लस p अपॉन s, मतलब s ऑर्बिटल कितने, p कितने और डिवाइडेड बाय s। तो देखो यहां पे कितने बेटा, sp3, तो यहां पर s 1 हो गया, p 3 हो गया, 4 और 4 बटे 4, नहीं उल्टा हो गया ना, इसका तो आता है 25%, इसका आता है 33%, इसका आता है आपका 50% या 1%। तो इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना आता है बेटा, s 25, इसका कितना आता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, परसेंटेज एस कैरेक्टर बराबर होता है s अपॉन s प्लस p का टोटल, उल्टा लिख दिया था पहले मैंने, और 100। तो इसके अंदर s कितने बेटा, 1 और s और p तीनों को मिला के, दोनों को मिला के कितने, 4, देखो p के 3, s का 1, 4, 1/4 25, ठीक। ऐसे इसमें s कितना, 1 1/3, वैसे इसमें sp, सॉरी इसमें क्या होता है आपका sp, ठीक। तो इसमें 50%, ये आपका फॉर्मूला होता है s डिवाइडेड बाय s प्लस p ऑर्बिटल। अब यहां पे देखो s और p दोनों मिला के कितने, 4, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। जिसका बेटा परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी आती है सिंगल बॉन्ड की, 2.5, इसकी आती है 2.7, इसकी आती है 3.2, मींस नाइट्रोजन से इसकी ज्यादा होती है, इससे बेटा नाइट्रोजन से, याद रखना, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये कार्बन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा लेता है, ठीक। इसका मतलब इसमें एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है, जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा उतना ही आपका एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा, ठीक। उसके बाद जितना एस कैरेक्टर बढ़ेगा उतनी बॉन्ड लेंथ आपकी डिक्रीज होगी। तो बेटा इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, इसकी 1.34 एंगस्ट्रॉम और इसकी होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। याद रखोगे बेटा ये आपकी बॉन्ड लेंथ, ये आपकी 1.54, अच्छा यहां से ये भी, अच्छा इधर से दिख नहीं रहा आपको, चलो मैं रफ कर देता हूं इसको बेटा ऊपर। तो आपने ये तो कॉपी कर लिया होगा, मैं यहां पे बता दूं, ठीक है, ये तो आपने लिख लिया होगा। तो जिसका बेटा परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा कम होगी। इसकी 1.54 एंगस्ट्रॉम, इसकी 1.34 एंगस्ट्रॉम, इसकी 1.20 एंगस्ट्रॉम। मतलब जितना इसमें जितना एसिडिक या परसेंटेज एस कैरेक्टर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी उतना ही इसकी बॉन्ड लेंथ कम। क्यों? क्योंकि शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, जब बेटा बॉन्ड बनते हैं, एक से ज्यादा बॉन्ड बनेंगे तो बॉन्ड आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, पुल करेंगे, एक दूसरे खींचेंगे, तो बॉन्ड क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी, जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाएगी। तो शॉर्ट होगी तो डिस्टेंस कम होगी, बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, ठीक। तो मुझे उम्मीद है बेटा यहाँ तक आपको किसी बच्चे को इश्यू नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम नए टॉपिक की तरफ। देखो ये थोड़ा सा बेसिक था, आपको सिग्मा, पाई, डबल बॉन्ड ये सारी चीजें पूछ सकता है, क्योंकि आगे आइसोमर्स आने वाले हैं, तो आइसोमर्स में ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है बेटा।
तो हेडिंग डाल दो। अब हम पढ़ेंगे आइसोमर्स। कौन सा आइसोमर्स पढ़ेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये कुछ बेसिक चीजें सिखाने के आपको, ये बेसिक हो चुका है, याद रखना बेटा। ये ऐसे कैसे बोलिए। चलो उसके बाद हम सीखेंगे बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, हेडिंग डालो बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, तो आज के टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि लेक्चर ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर वीडियो अच्छी लग रही है और चीजें समझ में आ रही है तो सर को जरूर सपोर्ट करें। छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।